आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कर्क राशि वाले जातक के लिए वर्तमान में होने वाला राहु ग्रह का गोचर किस प्रकार का परिणाम देने वाला है, इसके ऊपर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें हम कुछ पहलुओं को लेंगे। जैसे कि राहु ग्रह आपके कर्क राशि के आधार पर आपके 11th हाउस में स्थित हैं और आपके 5th हाउस में स्थित हैं केतु ग्रह। उसी प्रकार किसी भाव से जब राहु ग्रह तृतीय, छठे, दशम या फिर एकादश में होते हैं तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो वह अच्छा फल किस प्रकार का होगा, इसके बारे में भी हम भवत भवम कंसेप्ट से बात करेंगे। साथ ही किसी भाव से राहु ग्रह जब अष्टम और द्वादश हो जाते हैं तो वहां पर अशुभ फल का निर्माण करते हैं। वो अशुभ फल क्या होगा, इसे भी हम समझेंगे। साथ ही राहु ग्रह का जो अपना पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, उसका क्या परिणाम आपको मिलने वाला है राहु ग्रह की इस गोचर से, इसके ऊपर हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी नए व्यूवर्स हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे वीडियो से प्रभावित होते हैं तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट को भी अवश्य विजिट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 सितंबर 2020 को राहु ग्रह मिथुन राशि से होकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु का अपना वक्र चाल होता है, राहु पीछे की ओर चलता है, इसलिए वह 3 से 2 में आने वाले हैं, मिथुन से वृषभ में आने वाले हैं। कर्क राशि के ऊपर हम बात करेंगे। कर्क राशि के लिए राहु ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ राहु ग्रह के फलादेश के ऊपर है, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है और मुझे यह वीडियो को पहले ही डालना चाहिए था। समय की थोड़ी कमी रहने के कारण मैं सिर्फ आपको राहु का फलादेश बतला रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ राहु का फलादेश ही इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं आपको केतु का अभी नहीं दे पाऊँगा। यदि केतु ग्रह चाहे तो मैं भविष्य में अवश्य ही केतु के गोचर का भी फलादेश आपको बतला सकूँगा, लेकिन सिर्फ अभी राहु की आज्ञा से, राहु के प्रेरणा से मैं यह वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, कर्क राशि यदि आपके लग्न में है तब भी आपके लिए यह वीडियो है, और यदि आपका चंद्रमा कर्क राशि में है फिर भी आपके लिए यह वीडियो है। तो दोनों को देखना किस प्रकार है, यह मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि लग्न राशि जो है वह आपके फिजिकल बाउंड्री को दर्शाता है, आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को दर्शाता है। वास्तव में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, यह गोचर से आपको क्या परिणाम वास्तव में फिजिकल रूप में मिलने वाला है, उसे हम आपके लग्न राशि से समझते हैं। और जो भी आपका चंद्र का राशि है, चंद्रमा किसी भी भाव में हो, लेकिन जिस भाव में है वहाँ पर वो 4 नंबर स्थित हो, कर्क राशि हो अर्थात, तो आपके चंद्रमा की राशि कर्क राशि हुई। और चंद्रमा की राशि से जब हम देखते हैं तो वह आपके मनोस्थिति को दर्शाता है। आपकी मन की स्थिति क्या होगी उस समय, आपका इमोशन, फीलिंग, आपका कॉन्शियस माइंड कैसा होगा, आपको क्या मन करेगा। इस गोचर के कारण राहु ग्रह आपके मन को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि आपका मन किसी भी चीज़ की ओर अग्रसर हो, तो वह चीज़ हम चंद्र कुंडली के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात किया था कि सुदर्शन चक्र के आधार पर किस प्रकार से हम आपके लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली के आधार पर हम गोचर को समझते हैं। सूर्य कुंडली एक स्पिरिचुअलिटी को दर्शाने वाला है, आपके प्रारब्ध कर्मों को दर्शाने वाला है, आपका प्रारब्ध क्या चाहता है इस गोचर से, उस चीज़ को बतलाने वाला है। तो किस प्रकार हम इन तीनों चीज़ों का समावेश करके एक गोचर को समझ सकते हैं, उसके यूजेस को ले सकते हैं, इसके ऊपर हमने बात किया है। सुदर्शन चक्र पर राहु केतु का ट्रांजिट, अवश्य ही आप इस वीडियो को देखें, आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे राहु ग्रह। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। तो यहां पर मैं राहु केतु का फल बतलाऊंगा, लेकिन ये तीनों पॉइंट सिर्फ राहु के ऊपर कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वृषभ राशि क्या है और राहु ग्रह क्या है। वृषभ राशि मूल रूप से आपकी कुंडली का द्वितीय भाव है। आपके परिवार, धन, जमा धन,
आपका वैल्यू सिस्टम, परिवार से प्राप्त वैल्यू सिस्टम, आपका अपना स्पीच, आपका आँख तथा ऐसे भोजन जो आप दैनिक रूप से, नित्य रूप से लेते हैं, इन सभी चीज़ों को वृषभ राशि से देखते हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह माने गए हैं और यह एक मेटेरियलिस्टिक राशि है। यह अर्थ भाव में होता है। 4 प्रकार के भाव हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसमें अर्थ भाव में यह वृषभ राशि स्थित है। अर्थात यह धन से संबंध रखने वाला भाव है। यह कुटुंबों को दर्शाता है, आपके परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। उसी प्रकार राहु ग्रह एक बहुत ही विचित्र प्रकार का प्लैनेट है। ज्योतिष शास्त्र में इसे पाप तथा भ्रमितता का कारक ग्रह माना गया है। काल पुरुष में इसे दुख तथा शोक माना जाता है। काल पुरुष के शरीर में यह दुख है, शोक है, उनकी पीड़ा है। तो आप समझ सकते हैं राहु को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, राहु एक अशुभ ग्रह है, लेकिन राहु में यह सामर्थ्य होता है कि वह आपको मुक्ति भी प्रदान करे। लेकिन जो इसका रास्ता होता है वह बिल्कुल टेढ़ा होता है, क्योंकि राहु सदैव टेढ़ा ही चलते हैं, वक्र ही चलते हैं, और वक्र का अर्थ है टेढ़ा। अतः राहु का फल आपको टेढ़े रूप से प्राप्त होता है। यदि जन्म कुंडली में राहु ग्रह उच्च का हो जाए या फिर राहु की स्थिति बहुत ही उत्तम हो तो वह जातक को राजा भी बना सकता है। कलयुग में राहु ग्रह को राजा माना गया है। राहु ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए एक छोटी सी कथा को हम समझेंगे कि शास्त्रों में वर्णित है कि राहु का जैसे ही जन्म होता है त्यों ही राहु अपने सौतेले भाई सूर्य से युद्ध करने पहुंच जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से हार कर, मुंह खाकर धरती में गिरता है। उस दिन से राहु यह प्रण लेता है कि एक दिन मुझे इस सूर्य को भी हराना है। यही कारण है कि राहु की शत्रुता सूर्य से बहुत ही विषम रूप से है। उसी प्रकार यह शत्रुता और भी अधिक विषम हो गई जब समुद्र मंथन के समय राहु अपने भेष को चेंज करके देवताओं के मध्य बैठकर अमृत पान कर ही रहा था। उस मध्य सूर्य और चंद्रमा ने उसे आइडेंटिफाई कर विष्णु को बतला दिया और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी दिन से राहु ग्रह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण भी लगाते हैं। लेकिन आप यह सोचिए कि राहु यदि बैड प्लैनेट है, एक राक्षस ग्रह है, तो उसे क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में एक अधिकार मिला हुआ है। 9 ग्रहों में 2 पार्ट राहु का है। राहु और केतु एक ही ग्रह है। स्वर भानु के रूप में एक राक्षस था जो कि राहु और केतु के रूप में 2 पार्ट में विभाजित है। तो इन कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राहु के अंदर असीम पराक्रम है। राहु के अंदर एक दिव्य शक्ति है, ऐसी माया वह रच सकता है कि किसी को भी भ्रमित कर सकता है। राहु अपना फल अनआइडेंटिफाइड तरीके से कभी भी कहीं पर भी दे सकता है। राहु के फलादेश को पूर्ण रूप से, सटीक रूप से कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राहु एक एलिमेंट के समान है। यदि हम उसे पकड़ने जाएंगे तो वह वहां से डिस्प्लेस हो जाता है। इसलिए राहु को समझना बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से राहु ग्रह परब्रह्म परमात्मा का दूत के समान है, क्योंकि राहु जिस भी भाव में स्थित होता है, जैसे यहाँ पर 11th हाउस में स्थित है और केतु आपके 5th हाउस में स्थित है, तो राहु 11th हाउस में बैठकर यह कहना चाहता है कि पूर्व जन्म में तुमने 11th हाउस से रिलेटेड अपने कर्म को नहीं किया है, अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया है, अतः तुम्हें इस जीवन में इस भाव में ध्यान देने की आवश्यकता है। और केतु ग्रह यह कहता है कि तुमने पूर्व जन्म में अपने 5th भाव से रिलेटेड सभी प्रकार के पुरुषार्थों को कर लिया है, तुमने सभी प्रकार के ड्यूटीज को फुलफिल कर लिया है, अतः तुम्हें 5th हाउस में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति राहु के इस चाल को, इस रहस्य को समझ जाता है, उसे ही मुक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, चाहे राहु ग्रह आपके कुंडली में नीच के ही क्यों ना हो। राहु का कोई उच्च राशि, कोई नीच राशि नहीं है। एक योगिक इंसान के लिए राहु को बस सेगमेंट करना है, राहु को अलग अलग सेग्रीगेट करना है, राहु और केतु को। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होता है कि राहु ग्रह का 7th दृष्टि 5th भाव में पड़ता है और केतु ग्रह का 7th दृष्टि 11th हाउस में पड़ता है। तो राहु ग्रह जो चाहते हैं 11th हाउस से, वही चीज
5th हाउस से भी जाने लगते हैं, जो कि आपके लिए अनैतिक है, जो कि आपको नहीं करना है। उसी प्रकार केतु यहां पर एब्सेंस की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं और यही स्थिति आपके 11th हाउस में भी क्रिएट करने लग जाते हैं, जो कि आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपकी मुक्ति के लिए, आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए अनुकूल नहीं है। और यही कारण है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं, कभी ना कभी राहु और केतु से पीड़ित ही रहता है, क्योंकि राहु केतु के इस दृष्टि के रहस्य को तथा राहु केतु के जो मौलिक अर्थ है उसे वह नहीं समझ पाता। दोस्तों, इस चर्चा को ज़्यादा विस्तार ना देते हुए हम अपने मूल विषय में आते हैं कि कर्क राशि के लिए यह राहु केतु का गोचर, विशेष तौर पे राहु का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है। तो मैं आपको बतला रहा था कि कर्क राशि वाले जातक के लिए राहु ग्रह आपके 11th हाउस में है और केतु ग्रह आपके 5th हाउस में है। तो राहु आपके 11th हाउस में बैठकर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। 5th हाउस का केतु आपको थोड़ा सा भ्रमित करेगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कतें उत्पन्न होंगी। राहु 11th हाउस में बैठकर आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने वाला होगा, आपके मित्रगण को बढ़ाने वाला होगा और उस नेटवर्क सर्कल से आपको अच्छा फायदा होने वाला है। राहु ग्रह के अंदर वो सामर्थ्य है कि वो किसी भी प्रकार के कार्य को कैसे भी सिद्ध कर सकता है। और कुंडली का 11th हाउस आपके कार्य स्थान के उत्थान का स्थान है। कार्य स्थान में जो प्रमोशन या फिर समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों को कुंडली के 11th हाउस से देखते हैं। तो राहु ग्रह अपने अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी को बिल्ड करेगा कि आप अपने समाज में उच्च पद को प्राप्त कर पाएं, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। यदि आप किसी प्रकार के जॉब को करते हैं तो जॉब में भी उत्थान राहु ग्रह करवाने वाले हैं। यह समय आपके 11th हाउस के लिए बहुत अच्छा है। आपके इनकम के स्रोत खुलेंगे और ऐसे इनकम जो कि फिक्स्ड इनकम है और एक से अधिक फिक्स्ड इनकम के स्रोत आपके बनने वाले हैं। यह समय आपके धन के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके बड़े भाई बहन के लिए भी अच्छा परिणाम देने वाला है। थोड़ा सा आपका जो मित्रगण का माहौल होगा वो थोड़ा सा दूषित हो सकता है, कई प्रकार के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह राहु ग्रह आपको अच्छा ही फल देने वाला है। केतु ग्रह आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस एक बहुत शुभ हाउस माना गया है। यह पंचम भाव एक त्रिकोण भाव है और यहाँ पर कई सारे शुभता को देख सकते हैं, जैसे यह विद्यार्जन, शिक्षार्जन का स्थान है, यह संतान का स्थान है, लव रोमांस का स्थान है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, धर्म अध्यात्म पूजा पाठ का स्थान है। ईश्वरीय कृपा को भी हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। साथ ही कुंडली का पंचम भाव किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस का भी स्थान है, अर्थात कि लॉटरी, सट्टा, शेयर, इस प्रकार के जो गेन्स होते हैं वहां पर के गेन्स को भी 5th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर जब केतु ग्रह आ जा रहे हैं तो केतु ग्रह के कारण क्या है कि आपको किसी भी प्रकार के स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आपको इस समय नहीं करना चाहिए। यह समय आपके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं रहने वाला है। पंचम भाव के कारण यह आपके जो यदि आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में हैं, किसी प्रकार के लव अफेयर, इन प्रकार के चीज़ों में है, तो उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, आपको वहाँ से कटौती करेगा राहु ग्रह। साथ ही यदि आप पूजा पाठ, धर्म अध्यात्म में लगने वाले व्यक्ति हैं तो आप पूजा पाठ, कर्म कांड में, विशेष तौर पे कर्म कांड में आप डीप रिसर्च कर सकते हैं कि याचमनी से जल दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है। आपकी मन की स्थिति उस प्रकार की होगी कि आप उसको समझने के लिए अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। राहु ग्रह आपके केतु ग्रह आपके संतान के भाव को थोड़ा सा भ्रमित करेगा। यदि आपके संतान है तो आपके संतान हो सकता है थोड़ा सा पात भ्रमित हो जाए, या फिर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो इस 18 माह आपको संतान की प्राप्ति नहीं होने की संभावना है। और यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो यह भी पॉसिबल है कि केतु ग्रह के कारण आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक बिहेवियर रहता है राहु केतु का, और पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र ही बहुत ही रहस्यमय शास्त्र है। इसके लिए कोई एक प्रिंसिपल नहीं है या फिर कोई एक विशेष ऐसा नहीं है कि यही होगा ही, कुछ भी हो सकता है। यह आपके विवेक के ऊपर है। आपको दिक देश काल का गणना करना आना चाहिए।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको राहु और केतु के एकादश और पंचम में फल बतलाए हैं। आइए हम बात करते हैं कि अन्य जगह और क्या फल देगा राहु और केतु। क्या राहु ग्रह सिर्फ 11th हाउस में ही बैठे हैं तो 11th हाउस का ही शुभ फल देंगे, या फिर उसके फल और भी कहीं पर बन रहे हैं, किस प्रकार के फल बन रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इस प्रिंसिपल के ऊपर बात किया था, किसी भी भाव से राहु ग्रह यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो वहां से संबंधित आपको बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। आपकी कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में आपके लग्न स्थान से राहु ग्रह एकादश भाव में है तो यह समय आपके लग्न के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। उसी प्रकार आपके धन भाव से राहु ग्रह दशम स्थान में है तो धन भाव के लिए भी यह समय, यह गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। उसी प्रकार आपके शत्रु स्थान से, रोग ऋण और शत्रु स्थान से राहु ग्रह छठे भाव में ही स्थित है तो यह आपके छठे भाव से रिलेटेड भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आपके 9th हाउस से राहु ग्रह 3rd हाउस में स्थित है तो आपके भाग्य के लिए भी यह अच्छा परिणाम देने वाला है। किस प्रकार का इसका फल होगा, आइए इसके ऊपर हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि राहु ग्रह आपके लग्न स्थान से 11th हाउस में गोचर करेंगे तो लग्न स्थान का गेन होगा, लग्न का गेन राहु ग्रह करवाएंगे। अब लग्न का गेन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले समझना होगा लग्न स्थान क्या है। लग्न आपका शरीर है, आपका मान सम्मान है, सुख दुख है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आपका अपना स्वास्थ्य है, सर है। तो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं जो लग्न से संबंधित हैं उन चीजों का गेन होगा। अर्थात कि यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, अपने स्टेटस से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे तो वह समाधान आपको होगा। यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार से दुख हो रहा था तो वह दुख की समाप्ति होगी और सुख की प्राप्ति होगी। राहु ग्रह आपको सुख की अनुभूति करवाएंगे। यह स्थान स्वास्थ्य का भी स्थान है और राहु ग्रह इस भाव से एकादश में है, इसलिए आपके स्वास्थ्य का गेन होगा। यदि आप किसी बड़े रोग से या फिर किसी प्रकार के रोग से लंबे दिनों से जूझ रहे थे तो उस रोग की समाप्ति राहु ग्रह यहां पर गोचर करके करने वाले हैं। राहु ग्रह आपके मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा आपको स्थापित होगा। आपकी कुंडली के 2nd हाउस से राहु ग्रह 10th हाउस में है तो 10th हाउस से रिलेटेड कर्म आपको राहु ग्रह करवाने वाले हैं। 10th हाउस आपका जमा धन का स्थान है, परिवार का स्थान है, एसेट्स का स्थान है। तो इस समय आप हो सकता है अपने धन को आप अच्छे से जमा कर पाएं। यदि आपको धन से संबंधी परेशानी आ रही थी, ऐसी परेशानी, यदि आप कोई बिजनेस को करते हैं और ऐसे बिजनेस जहां पर आपको दैनिक रूप से पैसे प्राप्त होते हैं, दैनिक रूप से आपको उसका फीस प्राप्त होता है, आप कोई प्रोफेशनल है तो आपको आपका जो वेजेस है, जो आपका डेली इनकम है वह भी बढ़ने वाला है। राहु ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर करके आपके 2nd हाउस से रिलेटेड बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के लिए कोई अच्छे कार्य कर सकते हैं। आपसे वैसे ही कर्म होंगे जो कि 2nd हाउस को अपलिफ्ट करें। आप ऐसे कर्म करेंगे कि आपका एसेट्स बढ़ने लगे, आपका जमा धन बढ़ने लगे। साथ ही आप अपने परिवार से प्राप्त जो संस्कार है, जो वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम को और भी बेहतरीन तरीके से फॉलो करने लगेंगे। आप उस ओर मुड़ जाएंगे जो संस्कार आपके परिवार ने आपको दिया है। राहु ग्रह आपके 6th हाउस से 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 6th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका निदान इस वर्ष होने वाला है। आपका 6th हाउस रोग ऋण और शत्रु का स्थान विशेष तौर पे माना गया है। यह आपके कर्म स्थान का, माहौल का भी स्थान है, आपकी पत्नी के लॉसेस का स्थान है, साथ ही आपके संतान के गेन्स का स्थान है, संतान के जमा धन का स्थान 6th हाउस माना गया है। और इस समय 6th हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, जो भी एनिमीज आपके जीवन में क्रिएट हो रखे थे, वह सभी एनिमीज राहु के 11th हाउस में गोचर करते ही कंट्रोल में आएंगे। आप किसी प्रकार के रोग ऋण और शत्रु से जूझ रहे थे, किसी बड़ा रोग से आप पीड़ित थे, या फिर कोई ऐसा लोन था जो आपसे
चुक नहीं रहा था, जो आप रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो इस अवधि में वह लोन को भी आप रीपे कर पाएंगे तथा उस रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर लग्न स्थान से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु ग्रह, तो आपके स्वास्थ्य का गेन करवा रहे हैं। और दूसरी ओर आपके छठे भाव से छठे में गोचर कर रहे हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि कर्क लग्न वाले जातक को, विशेष तौर पे लग्न वाले जातक को किसी भी प्रकार के रोग, ऋण और शत्रु से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने वाली है। और विशेष तौर पे आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा, उम्दा होने वाला है। आपके कार्यस्थान का माहौल में जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी, यदि आप अपने कार्यस्थान में किसी प्रकार के हिंड्रेंस को देख रहे थे, किसी चीज़ से आपको वरीड आपको फील हो रहा था, किसी चीज़ से आपको अच्छा अनुभूति नहीं हो रहा था अपने कार्यस्थान में, तो वह सभी चीज़ें इस समय समाप्त होने वाली हैं। कुंडली के 9th हाउस से राहु ग्रह 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो 9th हाउस आपका भाग्य स्थान है। तो भाग्य को प्राप्त करने के लिए आप एफर्ट लगाएंगे और आपको बहुत ही शीघ्र भाग्य की प्राप्ति होगी। आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, उससे भी आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। किसी कार्य के लिए आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, मे बी आपके स्टेट में ही आपको भ्रमण करना पड़े और आप वो जान रहे हैं वो भ्रमण से आपको अच्छा लाभ होने वाला है, तो आपको निसंकोच होकर उस भ्रमण को करना चाहिए, उस ट्रैवल को करना चाहिए, क्योंकि आपको अवश्य ही उससे भाग्य की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, कुंडली का 9th हाउस आपके पिता का स्थान है, आपके गुरु का स्थान है, स्पिरिचुअल प्लेसेस का स्थान है, धर्म, अध्यात्म, हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल प्लेसेस या फिर कोई तीर्थ स्थान का स्थान कुंडली का 9वां भाव माना गया है। तो आप इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तीर्थ को करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, आप अपने गुरु से मिल सकते हैं। आपके गुरु से आपका अच्छा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। आपके जो कम्युनिकेशन गैप अपने पिता के मध्य अपने गुरु से हो रखा था, उनसे कम्युनिकेशन गैप फुलफिल होगा, वह पूर्ण होगा और आप लोगों के मध्य बहुत ही अच्छा मधुर रिलेशनशिप बनने वाला है। तो दोस्तों, यह सेकंड प्रिंसिपल का फलादेश था, जिसमें हमने यह जाना कि किस प्रकार 1st हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस के लिए राहु ग्रह कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक के लिए किस प्रकार से अच्छा फल प्रदान करेंगे। आइए हम अब यह समझते हैं कि राहु ग्रह आपको बुरा फल क्या देने वाले हैं अपने इस गोचर में। जैसा कि हमने बात किया था, किसी भी भाव से अष्टम और द्वादश में जब राहु ग्रह गोचर करते हैं तो उस भाव से संबंधित बैड इफेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, बुरे परिणाम क्रिएट करते हैं। राहु ग्रह आपके 12वें भाव से 12वें भाव में स्थित है, अर्थात कि यह द्वितीय द्वादश का योग बन रहा है। इस भाव से यह 12वां है और इस भाव से यह द्वितीय है। इस कारण क्या है कि लॉसेस की स्थिति उत्पन्न होगी, इस चीज से रिलेटेड धन लॉस होगा। धन, तन तथा मन का लॉस आपके 11th हाउस से रिलेटेड रहेगा। अर्थ क्या है, कुंडली का 12th हाउस किसी भी प्रकार के लॉसेस का स्थान माना गया है। आपके धन, मन तथा मन के लॉस को हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं। विदेश स्थान भी 12th हाउस से देखा जाता है। साथ ही कोई भी आइसोलेटेड प्लेस, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या फिर कोई असाइलम हो, या फिर कोई जेल हो, ये सभी चीज़ों को हम 12th हाउस से देखते हैं। आपके अपने रिलेशनशिप में आपकी दादी जी 12th हाउस से देखी जाती हैं, तो 12th हाउस का लॉस होना है, अर्थात कि आपको अपनी दादी जी का लॉस हो सकता है, दादी जी से दूर रहना पड़ सकता है। साथ ही आपको धन आप अनैतिक चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। आपका सबसे बेहतरीन उपाय यह होगा कि आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर रोज, या फिर कोई मंदिर में जाकर रोज एटलीस्ट 1 रुपये ही, लेकिन वहाँ पर के दान पेटी में डालें। इस उपाय को करने से जो 12th हाउस से रिलेटेड लॉस क्रिएट कर रहे हैं राहु ग्रह, वह आपको नहीं होगा। विदेश स्थान से आपको बुरे खबर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप अपना व्यापार विदेश स्थान में रखते हैं, यदि व्यापार से किसी भी प्रकार के कार्य संबंध आपके विदेश स्थान से हैं, तो इस समय आपको राहु बैड परिणाम दे सकते हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस को करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा नुकसान होगा। आपको यदि आप कोई आइसोलेटेड प्लेस विजिट करते हैं तो वहाँ से भी आपको नुकसान होने की संभावना है। यह योग
आपको सैया सुख में कमी उत्पन्न करता है। इस समय आपको स्वप्न बाधा उत्पन्न हो सकती है, बुरे स्वप्न आ सकते हैं, आपका निद्रा भंग हो सकता है, नींद आने में आपको समस्या उत्पन्न होगी। आपका जो सैया सुख है, जो सोने का सुख है, वह आपको थोड़ा कमी उत्पन्न करेगा राहु ग्रह। उसी प्रकार कुंडली के चतुर्थ भाव से राहु ग्रह अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं, अर्थात कि यह षडाष्टक योग का निर्माण कर रहा है। यहां से राहु ग्रह अष्टम भाव में है और राहु से यह भाव छठे भाव में है, तो चतुर्थ भाव के लिए षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं राहु ग्रह, अर्थात कि रोग और रोग से मृत्यु, इस प्रकार की स्थिति दिखती है। अर्थात कि आपकी जो माता जी है या फिर माता, भूमि, वाहन, मकान, आपकी सुख सुविधा, आपका अपना कंफर्ट जोन, इन चीज़ों से आपको नुकसान होने वाला है। इन चीज़ों में सबसे पहले समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी और उस समस्या के कारण अल्टीमेटली वह चीज़ पूर्ण रूप से ही खराब हो जाएगा। मान लीजिए आप कोई कार ड्राइव करते हैं, आपने वह कार ओन कर रखा है, तो उस कार में गोचर करते ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे और अल्टीमेटली ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे कि वह कार या तो शट डाउन हो जाए या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। उसी प्रकार चतुर्थ भाव के जो भी कारक तत्व हैं, उन चीज़ों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। आपकी माता जी प्रॉब्लम में पड़ सकती हैं, आपकी माता जी को रोग, ऋण और शत्रु घेर सकता है, आपकी माता जी का निधन भी इस समय हो सकता है। आपको इस समय संभल कर रहने की आवश्यकता है और अपनी माता जी का सेवा करें, और इसका बेस्ट उपाय यही है कि आप अपने कुल देवी देवता को विजिट करें, वहाँ पर जाकर उनका मंदिर या फिर जो भी जहाँ पर भी वो स्थित है उस चीज़ का थोड़ा जीर्णोद्धार करवाएं, अर्थात वहाँ पर कुछ रिपेयरिंग करवा दें, कुछ वैसे वस्तु को वहाँ पर दान में दे दें, रख दें जो वहाँ पर नित्य उपयोग हो सके। आपके बेडरूम को भी यह भंग करता है, आपके बेडरूम में कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आपका कंफर्ट जोन समाप्त होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा बाहर। आपका जो अपना लैविश लाइफस्टाइल है उसको भंग कर सकता है राहु ग्रह, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी उपाय मैंने बतलाए हैं, यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। और केतु ग्रह के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे केतु का मैंने 5th हाउस में बुरा परिणाम बतलाया, तो यदि आपके कोई पुत्र हैं तो आप अपने पुत्र के जीवन से समस्या को समाप्त करना चाहें, आपका केतु ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देने लग जाएगा। तो दोस्तों, हमने यह 3 प्रिंसिपल के ऊपर बात किया, जिसमें हमने 11th हाउस में बैठे हुए राहु के ऊपर बात किया, साथ ही किसी भाव से तीसरा, छठा, 10वां और 11वें भाव में किस प्रकार राहु अच्छा फल देंगे यह भी हमने समझा, और हमने अष्टम और द्वादश किसी भी भाव से जब राहु बैठे रहें तो उसका क्या बैड इफेक्ट होगा यह भी हमने बात किया। आइए अब हम समझते हैं राहु ग्रह का जो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। राहु ग्रह आपके 11th हाउस में स्थित होकर आपके 3rd हाउस को पंचम दृष्टि से देखते हैं, आपके 5th हाउस को सप्तम दृष्टि से देखते हैं और आपके 7th हाउस को नवम दृष्टि से देखने वाले हैं। तो राहु ग्रह का जो दृष्टि है वो बहुत ही विचित्र प्रकार से काम में आता है, बहुत ही विचित्र प्रकार से फलित होता है। जैसे कि राहु का जो पंचम दृष्टि है वह किसी चीज को सीखने के लिए होता है, किसी चीज का लर्निंग करने के लिए होता है। राहु का जो नवम दृष्टि है वह किसी चीज पर रिसर्च करने के लिए होता है, और राहु का जो सप्तम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अशुभ परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि केतु ग्रह यहाँ पर पूर्व से ही विद्यमान है। लेकिन राहु का जो दृष्टि है वो अल्टीमेटली बुरा ही माना जाता है, क्योंकि राहु एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, और जहां पर भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए वह भाव के फल में कमी उत्पन्न करता है। तो अल्टीमेटली जो राहु की जो दृष्टि है वह आपको थोड़ा बैड, थोड़ा गुड इफेक्ट्स देने वाली है। यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, राहु का एक ही उपाय है, वह है आपको आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। आध्यात्मिकता, पूजा पाठ, धूप, अगरबत्ती, दिया या फिर उपवास या फिर मंत्र जप ये नहीं है। माथे में तिलक लगा लेना कोई
आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मज्ञान की प्राप्ति। आत्मज्ञान, हम क्या हैं, क्या है ये जगत, सिर्फ हम ही है या फिर कोई और भी है, यदि ईश्वर है तो कौन है, हमें किसने बनाया, मरने के बाद क्या होना है, इससे पहले हमारा क्या अस्तित्व था। तो इन सभी विषयों पर जो चर्चा, विश्लेषण तथा मंथन करता है वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो आइए हम बात करते हैं राहु का क्या दृष्टि का फल आपको मिलेगा। तो राहु का जो पंचम दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस में पड़ रहा है। तो 3rd हाउस में इनका पंचम दृष्टि पड़ रहा है। तो 3rd हाउस क्या है कि आपके छोटे भाई बहन का स्थान है। साथ ही 3rd हाउस लर्निंग का भी स्थान है। लर्निंग का स्थान है, आपके पराक्रम का स्थान है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान है, छोटी दिशाओं को जो हाँ भ्रमण करते हैं उसका स्थान है। तो यहाँ पर राहु ग्रह सबसे पहले तो पराक्रम की वृद्धि करने वाले हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से आपको नुकसान भी हो सकता है। यदि वह ट्रैवल आप किसी फन बेसिस पे करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, मित्रों के साथ करते हैं, अपने भाइयों के साथ करते हैं, तो थोड़ा आपको नुकसान होने की संभावना है। लेकिन उस ट्रैवल को यदि आप भाग्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, किसी विशेष कार्य के लिए कर रहे हैं, तो आपको उससे आपको फायदा भी होना है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहु की पंचम दृष्टि के कारण थोड़ा आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। राहु का पंचम दृष्टि आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी को क्रिएट करेगा या आपके अंदर विचित्र प्रकार के स्किल्स को डेवलप कर सकता है, और वह उस स्किल्स के कारण आपको बहुत ही अच्छा परिणाम समाज में प्राप्त होगा। राहु ग्रह का पंचम दृष्टि यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन के जीवन में कुछ समस्याओं को उत्पन्न करने वाला होगा। साथ ही आपके जो पूर्व के अर्जित स्किल्स हैं उसको और अधिक डेवलप करेगा। साथ ही नए नए स्किल्स को भी डेवलप करेगा। इससे में आप कोई नए लैंग्वेज को सीख सकते हैं, नए कोई स्किल्स को सीख सकते हैं। तो यह समय मिला जुला कर यह जो राहु का पंचम दृष्टि है यह कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि बेसिक रूप से तृतीय भाव राहु का एक अपना अच्छा भाव माना गया है। राहु यहाँ पर अच्छा परिणाम दे सकते हैं। आपके अंदर एक डिप्लोमेटिक बिहेवियर आएगा, डिप्लोमेटिक स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा। यदि आप मास मीडिया या फिर मास कम्युनिकेशन से रिलेट रखते हैं तो आपको अच्छा फल आपको इस समय प्राप्त होंगे। राहु ग्रह का सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव में पड़ रहा है, जो कि अशुभ दृष्टि है। यहाँ पर केतु ग्रह पूर्व से विद्यमान है। यहाँ पर केतु आपको यह कह रहे हैं कि आपको पंचम भाव में फोकस नहीं करना है, लेकिन राहु ग्रह चूंकि जहाँ पर भी दृष्टि डालते हैं वहाँ पर चीज़ों को डिफाइन करते हैं, वहाँ पर चीज़ों को और खोदते हैं, और ये चीज़ नहीं चाहिए केतु ग्रह को, जिस कारण पंचम भाव में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। कुंडली का पंचम भाव का संतान का स्थान है, सुख का स्थान है, आपके रेंटेड हाउस का स्थान है, लव रोमांस का स्थान है, पूजा पाठ धर्म अध्यात्म का स्थान है। तो आप अपने मन में किसी प्रकार के विचार उत्पन्न होने के कारण पूजा पाठ धर्म अध्यात्म से विरुद्ध जा सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। राहु का यह दृष्टि आपके संतान के जीवन में अनेक समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपके शिक्षा अर्जन विद्यार्जन में यह कमी उत्पन्न करेगा। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन अचानक से आपका रुक सकता है। ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त होने में आपको समस्या, रुकावटें उत्पन्न होंगी। ग्रेजुएशन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे आपके एग्जामिनेशंस में। यह समय आपके भाग्य के लिए भी थोड़ा सा अशुभ रहेगा। ऐसे भाग्य जो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होते हैं। राहु ग्रह यहां पर आपको भ्रमित कर सकता है कि आप शेयर, लॉटरी, सट्टा इस प्रकार के चीजों में इन्वेस्ट करें। राहु सिर्फ आपको भ्रमित करेगा, और यदि आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो वह पूरा पैसा ही डूबने वाला है। इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। राहु का यह दृष्टि आपके लिए थोड़ा अशुभ परिणाम क्रिएट कर रहा है। यह आपके लव, रोमांस इन चीज़ों के भाव में भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कट ऑफ करेगा। आपका मन उस ओर अग्रसर होगा, उस ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन यदि आप उस ओर पूरे रूप से लोलुप्त हो जाते हैं, ललायित हो जाते हैं, तो फिर आपको समस्याएं अनेक उत्पन्न होंगी। राहु का नवम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रहा है।
कुंडली के सप्तम भाव में नवम दृष्टि के कारण यह आपके सप्तम भाव से रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करने वाले हैं, उसके हायर फिलॉसफी को समझना चाहते हैं राहु ग्रह इस बार आपके सप्तम भाव में नवम दृष्टि डालकर। तो कुंडली का सप्तम भाव सबसे पहले तो पत्नी का स्थान है या फिर आपके स्पाउस का स्थान है। कुंडली का सप्तम भाव आपका विवाह, पत्नी, किसी भी प्रकार के व्यापार, किसी भी प्रकार का गठबंधन का स्थान है। कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनर हो या फिर बिजनेस पार्टनर हो या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का संबंध हो, आप इसके ऊपर विशेष रूप से कार्य करने वाले हैं। और थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण अनेक समस्या यहाँ पर भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यह आपको, यदि आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी की तो आपको कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट देने का भी सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यहाँ पर के स्वामी शनि ग्रह हैं जो कि राहु के अपने मित्र ग्रह माने गए हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है या फिर शनि से रिलेटेड कोई बुरे योग बने हुए हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राहु आपके 7th हाउस में आपकी पत्नी के ऊपर ध्यान देगा, अर्थात कि आपका पूर्ण ध्यान अपनी पत्नी, अपनी स्पाउस के ऊपर रहेगा। आपके थोड़े अच्छे संबंध बनेंगे, अपने स्पाउस से अच्छे संबंध बनेंगे। थोड़े से आप पॉजिटिव हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर या फिर अपने बिजनेस को लेकर। यह प्रॉब्लम आपके बिजनेस में भी क्रिएट कर सकता है। इस समय आप नए बिजनेस को भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस सतर्कता रखने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य को सप्तम भाव से रिलेटेड आपको करना है तो उसे आपको डीप रिसर्च करने के बाद ही करना है, क्योंकि राहु यहाँ पर दृष्टि डालकर रिसर्च करना चाहते हैं। राहु अपने स्पाउस के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप, आपके किसी भी प्रकार के संबंध के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। आपको अपने किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में किसी प्रकार का शंका नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुछ बैड इफेक्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने राहु ग्रह का जो गोचर है, जो कि 23 सितंबर 2020 को हो रहा है, उसका क्या परिणाम पूर्ण रूप से कर्क राशि वाले जातक को मिलेगा, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया है। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कुछ चीज़ों का आपको और भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कौन सी दशा अभी चल रही है। जिस भी ग्रह की दशा चलती है उस ग्रह से गोचर होने वाले ग्रह का किस प्रकार का रिलेशन है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ ही जिस भी ग्रह का गोचर हो रहा है उस ग्रह की दशा चलनी आवश्यक है, तभी उसका अनुकूल फल या फिर जो बतलाए गए फल हैं वो प्राप्त होते हैं। यदि उस ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो उसके पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते हैं। बस एक ब्रह्मांडीय रूप से जो फल बन रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए गोचर नहीं कर रहा, वो पूरे समाज के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए गोचर कर रहा है, अर्थात कि पूरे संसार में उसका फल बनेगा। और चूंकि आप उस संसार में ही रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन राहु और केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि चंद्रमा के समान आपको नित्य ही इफेक्ट करता है, क्योंकि चंद्रमा को कॉन्शियसनेस माना गया है और राहु ग्रह आपका सब कॉन्शियसनेस है। चंद्रमा आपका कॉन्शियस माइंड है तो राहु ग्रह आपका सब कॉन्शियस माइंड माना गया है। चंद्रमा जिस भी पाथ में भ्रमण करते हैं उस पाथ का जो पोल्स है, जो नॉर्थ पोल है, जो साउथ पोल है, एक राहु है और एक केतु माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा को कॉन्शियसनेस कहते हैं तो राहु को पाथ ऑफ दैट कॉन्शियसनेस कहते हैं। उस कॉन्शियसनेस का जो पाथ है जिसमें वह कॉन्शियसनेस भ्रमण कर रहा है वह राहु और केतु है। इसीलिए चंद्रमा का शत्रु होते हुए भी, चंद्रमा से शत्रुता रखते हुए भी, वह कहीं ना कहीं चंद्रमा से बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। इसलिए यह ग्रह आपके प्रारब्ध कर्मों को दर्शाने वाला है, आपके प्रारब्ध कर्मों को खोलने वाला होता है। साथ ही आपको यह भी देखना आवश्यक है कि कौन सी योगिनी की महादशा अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही है। इन सभी दशाओं को देखने से काफ़ी सटीकता तक हम फलादेश कर सकते हैं। सिर्फ एक गोचर से हम यह नहीं जान सकते कि आपके साथ क्या होने वाला है भविष्य में। कई चीज़ों को देखना आवश्यक है। विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा, चर दशा, साथ ही सुदर्शन चक्र में वो किस प्रकार का परिणाम दे रहा है। एक तरफ आपको लगन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा प्रतीत होता रहेगा, चंद्रमा के लिए भी बहुत ही अच्छा फल बन रहा है, लेकिन जब आप सूर्य कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर कुछ और ही फल बन रहा है।
तो वो एक अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, जिस कारण जातक को ना ही शुभ मिलता है ना ही अशुभ मिलता है, जातक एक ही जगह हैंग हो जाता है। तो सभी चीज़ों का विश्लेषण के बाद ही किसी भी कंक्लूजन तक आप पहुँचे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।